वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो इस बार सिर्फ हमको टर्म 2 पूछा जा रहा है, पर पिछले साल में तो पूरा फुल कोर्स आता था। हाँ पता है मेरे को, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूरा का पूरा फोकस किस पे है, टर्म 2 पे है। ठीक है, तो घबराना मत। तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है, इसी चैनल पे जहाँ जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, इंग्लिश और हिंदी में, वो भी फ्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो या तुम ऑनलाइन ढूंढ रहे हो किसी वेबसाइट पे या इनफैक्ट तुम्हें बुक मिल रही है, तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा मिलता होगा, दिल्ली 1, अब्रॉड 1, ऑल इंडिया 1। तो बोलोगे मैम ये सब क्या है, तो समझो बात को। 3 तरीके के पेपर के सेट बनते हैं। एक होता है जो सिर्फ दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी और इस जगह पे जैसे ये दिल्ली सेट 1 लिखा हुआ है, तो दिल्ली मतलब ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो दिल्ली के लिए पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, समवॉट लैंग्वेज यहाँ हमारा कंसेप्ट सेम रहता है, पर क्वेश्चन जो मतलब जो तरीका है क्वेश्चन का पूछने का, वो दिल्ली वालों का सेट अलग रहता है, जो ऑल इंडिया लेवल पे मिलता है उनका सेट अलग रहता है, और कुछ जो सीबीएसई स्कूल्स है बाहर अब्रॉड के लिए, तो उनका सेट नाम से ही आता है अब्रॉड। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, नहीं तो जनरली तुम लोग बोलते हैं मैम ये अब्रॉड क्या है, दिल्ली क्या है और ऑल इंडिया क्या है। तो है सबका सब सीबीएसई ही, पर प्रैक्टिस सारे करके जाएंगे। ठीक है, चलो तो इस बार हम स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ने वाले 2020 का पेपर जो है दिल्ली सेट 1। अब बोलोगे मैम जब सेट 1 आप डिस्कस कर रहे हो तो सेट 2 और सेट 3 भी डिस्कस कर लो। तो बात समझो, जहां भी सेट 1, 2 और 3 रहता है, अंदर के क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिर्फ नंबरिंग ऊपर नीचे की जाती है या एक आध 2 क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं। तो बेसिकली अपन को क्या करना है, हर एक साल के 3 पेपर सॉल्व करने हैं। पहला दिल्ली वाला, एक ऑल इंडिया लेवल वाला और एक अब्रॉड वाला। तो उसी तरीके से जो जो पेपर जैसे जैसे वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहते हैं, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब वापस इसमें सारा मिक्स है, तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन निकाले जो टर्म 2 पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन रीड करने से पहले क्या ट्रिक मैंने बताई थी कि पहले क्वेश्चन के कीवर्ड्स को करना है अंडरलाइन, फिर 5 सेकेंड्स लेना है, उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब बोल देना है, और फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ना है। क्या पता जो भी कुछ तुमने बोला हो 5 सेकेंड्स के लिए रिवाइज किया हो वही पूछ लिया हो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहे हैं, इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन फिश ईटिंग बर्ड इज ड्यू टू। वो बोल रहे हैं कि अगर एक मछली जो है, मतलब मछली खाने वाले जो चिड़ियां हैं, उसमें क्या इंक्रीज है, डीडीटी का कंसेंट्रेशन इंक्रीज है। तो भैया ये तो नॉर्मल चीज भी है, सिर्फ मछली जो खाते हैं बर्ड्स उनमें नहीं है, कोई भी एनिमल, जैसे अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है फॉर एग्जाम्पल, तो नॉन वेजिटेरियन ने क्या खाया, चिकन खाया। अब चिकन ने क्या खाया था, ग्रेन्स खाई होंगी। अब उस ग्रेन पे कुछ छिड़का गया होगा जिसका नाम है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अब सोचो कि उन सारे जितने भी ग्रेन्स खाए थे, तो उनमें भी वो जो टॉक्सिक है वो एक्यूमुलेट हो गया, डीडीटी ही सपोज कर लो, वो एक्यूमुलेट हो गया। अब उसको किसने खाया, चिकन ने खाया। तो चिकन में भी, अब चिकन ने ऐसा तो नहीं कि एक ही दाना खाया होगा, पूरा लाइफ टाइम में पूरा क्या खाया होगा, सारे ग्रेन्स खाए होंगे, भुट्टे खाए होंगे, अलग अलग चीजें खाई होंगी। ठीक है, उनमें भी क्या जमा हो गया, टॉक्सिक जमा हो गया। अब एक इंसान है, उसने एक तो चिकन खाई नहीं होगी, कम से कम 10-12 चिकन अपन मिनिमम मान के चल रहे हैं, उतने खाई होगी। तो सोचो ये जो लेवल है, हर ट्रॉपिक लेवल पे जैसे जैसे तुम नीचे से ऊपर पहुंचते चलोगे, तो अगर नीचे वाले लेवल पे जो तुम्हारा प्रोड्यूसर लेवल है, उस पे अगर कोई ऐसा केमिकल डाला जा रहा है, जो केमिकल किस में प्रेजेंट होता है, पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में या इंसेक्टिसाइड में, तो वो बट ऑब्वियस कहां ट्रांसफर होगा, उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे। और जो ऑर्गेनिज्म सबसे ऊपर बैठा, एकदम टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पे बैठा हुआ है, जैसे हम हैं, हम हर चीज
खा जाते हैं ना, तो हम सबसे ऊपर बैठे हुए इस ट्रॉफिक लेवल पे, तो हमारे अंदर हर ट्रॉफिक लेवल का क्या है, जो जहर है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। ये सीधा सा लॉजिक है। पहले के टाइम पे जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स, बॉडी में प्रॉब्लम्स या हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर, फिर उसके बाद ये सारी बीमारी इतनी नहीं होती थी। पर जैसे जैसे सारी फार्मिंग शिफ्ट हो गई ऑर्गेनिक से किस में, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा होने लगा, तो क्या होने लगा, अब नीचे पौधों में तो वो सारे जमा हो ही रहे, तब एक इंसान बट ऑब्वियस जो वेजिटेरियन फूड तो खाएगा, साथ में नॉन वेजिटेरियन भी खा रहा है, तो ये इसका भी पॉइजन जमा हुआ, और उसके आगे जो ऊपर लेवल पे जो ट्रॉफिक लेवल है वो भी जो पॉइजन है उसके अंदर जमा होते जा रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा डैमेज किसका होगा, जो टॉप पे बैठा हुआ है, जो टॉप ट्रॉपिक लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसी जो चीज है, ये जो मैंने एक्सप्लेन की, इसको कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। तो देखो वही ऑप्शन दिए, वही पूछ रहे हैं, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऐसा पॉइजन, अब इस केस में क्या है, इस केस में जैसे फिश है, ठीक है, अब उन्होंने बोला है इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन फिशेस। हो सकता है फिशेस में कुछ दूसरा टाइप का कंटामिनेशन आ रहा हो, तो उन्होंने कोई डीडीटी डाल दिया, ठीक है, कि चलो सिर्फ उतनी ही फिशेस जिंदा रहे, बाकी को कोई हार्म ना हो। पर वो जो जहर डाला है बाकियों को किल करने के लिए, एट देन उन फिशेस में भी क्या हो गया, अकुमुलेट हो गया। अब उनको कौन खा रहा है, ये खा रही हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स में धीरे धीरे, अब बर्ड, एक चिड़िया है, ऐसा तो नहीं कि एक ही मछली खाएगी, उसका तो फूड ही वही है, मछली खाना। तो अब उसके अंदर, हर फिश के अंदर जितना क्या बोलते हैं जहर था या टॉक्सिक था या डीडीटी था, वो क्या होता जाएगा, अकुमुलेट होता जाएगा। इतना हुआ क्लियर। सेम कंसेप्ट, अब यहाँ हमने डीडीटी यूज किया है, पर तुमने अगर जनरल अवेयरनेस अभी सुना होगा तो एक बायोप्लास्टिक, जो माइक्रोप्लास्टिक है, वो भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। हुआ क्या कि बहुत सारा ह्यूमन क्या है, अगेन मतलब ये है ना, अपना कचरा इकट्ठा किया और कहाँ डाल दिया, पैसिफिक ओशन में। अब पैसिफिक ओशन में वहां डिग्रेड तो नहीं बोल सकते, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होने लगा, तो बड़ा प्लास्टिक कितने में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स में डिवाइड हो गया। अब वो माइक्रोप्लास्टिक या वो माइक्रोफाइबर, अब बोलोगे मैम माइक्रोप्लास्टिक, हाँ, जो सुबह उठ के तुम ब्रश करते हो ना, उसमें भी वही माइक्रोप्लास्टिक ही होता है। ठीक है, सोचो हम हर जगह प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, इनफैक्ट ये पेन भी प्लास्टिक ही है। ठीक है, और ये बटन्स जो दिख रहे हैं वो भी प्लास्टिक है, जो क्लचर लगाए, क्लिप्स लगाए, वो भी प्लास्टिक है। अब देखो ये जब ऐसे ही थ्रो आउट हो जाता है, ये तुमको पता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अब ये टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, अब क्या होगा, ये अकमुलेट होता जाएगा। अगर यही चीज हमने पानी में डाल दी, ओशियंस में डाल दी, तो वहां माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो गई। अब छोटी मछली ने वो माइक्रोप्लास्टिक खा लिया, उसने जमा कर लिया अपनी बॉडी में। ठीक है, अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो घूम रही। अब छोटी मछली को बड़ी ने खाया, बड़ी को और बड़ी ने खाया, सबसे बड़ी वाली को हमने खा लिया। तो सोचो यही जो माइक्रोप्लास्टिक है वो ऐसे फूड चेन से होते होते कहाँ आ गया, हम में आ गया। आई बात समझ में? तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। तो यही लिखा हुआ है। अब वापस इस टाइप के क्वेश्चन अब तो एमसीक्यू आने वाला है नहीं, अब तो पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्टिव पेपर। तो बोलोगे मैम ये क्या, ये कहाँ आ सकता है, ये वहां आ सकता है कि वो डायरेक्टली पूछे कि एक्सप्लेन बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉलोइंग अ रोड एक्सीडेंट, ठीक है भैया, रोड एक्सीडेंट हुआ, तो जल्दी बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था, रोड एक्सीडेंट होता है, कट लगता है, टेटनस लगवाने जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो आगे पढ़ लेते हैं। 4 injured person were brought to a nearby clinic, ठीक है, the doctor immediately injected them with a tetanus antitoxin। बहुत बढ़िया, एंटीटॉक्सिन। तो जल्दी से बताओ, जैसे ही तुम वर्ड एंटीटॉक्सिन सुनते हो तो टॉक्सिन मतलब क्या मैम, एक प्रोटीन से बना रहता है टॉक्सिन। ठीक है, अब क्या टॉक्सिन को लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है मैम, एंटीबॉडीज चाहिए होती है। ठीक है, पर क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम एंटीबॉडीज अपने बॉडी में बनवाओगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा? नहीं मैम, इतना टाइम ही नहीं, ना प्राइमरी का ना सेकेंडरी का, हमको तो डायरेक्ट बनी बनाई प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज अंदर चाहिए, मतलब एक टाइप का पैसिव इम्यूनाइजेशन। हाँ मैम, तो एक बात बताओ, पैसिव इम्यूनाइजेशन तो समझ में आ गया, तो एंटीटॉक्सिन मतलब बेसिकली क्या है, ये बनी बनाई प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज क्या हुई, इंजेक्ट हो गई। मैम सेम स्नेक बाइट में भी होता है, बिल्कुल सही। चलो आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टेटनस एंटीटॉक्सिन? लो अभी तो बोला एंटीबॉडीज रहेंगी उसमें, आंसर देखो, टेटनस एंटीटॉक्सिन इज अ सॉल्यूशन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी।
हुआ क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं. Why were the injured immediately injected with this antitoxin? क्योंकि क्या हो जाएगा, जैसे ही कट लगा, कट से बैक्टीरिया क्या घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा और क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगेगा. उसी के अगेंस्ट हम इतना इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि इन्फेक्शन होगा फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम पहले ही क्या दे देंगे, एंटीबॉडीज. ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया तो अंदर घुस ही चुका है. देखो जरा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, जिसके कारण क्या होता है, टेटनस होता है. तो ये क्या है, वो कॉजेटिव एजेंट या को कॉजेटिव पैथोजन जिसके कारण क्या होता है, टेटनस होता है. ठीक है, अब बैक्टीरियम एंटर्स द बॉडी थ्रू कट्स एंड वुंड एंड ऑब्स्ट्रक्ट नर्व सिग्नलिंग. दिस एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टेटनस टॉक्सिन इन द बॉडी. अब टॉक्सिन जो क्या है, ये बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा. अब बोलोगे मैम ये बैक्टीरिया कहाँ मिला, कोई भी चीज नॉर्मल रोड पे भी मिल सकता है, कोई जंग हुई लोहा के ऊपर भी मिल सकता है, या नॉर्मल किसी भी सरफेस एरिया पे मिल सकता है. पर नॉर्मली मैम ये हमको इफेक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि ये एंटर कैसे करता है, किसी भी कट या वुंड से. क्या तुम्हारी बॉडी में नॉर्मल कट्स एंड वुंड्स लगे, नहीं मैम, वो तो एक्सीडेंट होता है तब छिलता है. हाँ बिल्कुल सही, तो छिल गया, कट लग गया, घुस गया, रोड पे ही था वो अंदर घुस गया. अंदर जाके इस बैक्टीरिया से प्रॉब्लम है क्या, नहीं मैम, ये बैक्टीरिया जो एक टॉक्सिन बनाता है उससे प्रॉब्लम है. पर ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हम टॉक्सिन को रोके रहे, हमको तो पूरा जड़ से हर चीज हटानी है. पर सबसे पहले उस पॉइजन का इलाज करो. तो उस पॉइजन का नाम क्या है, टॉक्सिन है, वो टेटनस टॉक्सिन है. उसके अगेंस्ट हमको क्या देना पड़ेगा, एंटीटॉक्सिन. क्यों, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है वो क्या ब्लॉक कर देगा, नर्व सिग्नलिंग को ब्लॉक करेगा. तो ये जितना जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सब क्या है, कीवर्ड्स है. तो बनाते चलो अपने नोट्स में. दिस एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ tetanus toxin in the body as the injured person required immediate immunization in this case, so preform antibody tetanus antitoxin were delivered to the patient. इतना हुआ क्लियर? चलो अब देखते हैं आखिरी वाला पार्ट क्या बोल रहा है. नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी दिस इंजेक्शन प्रोवाइड. अरे अभी तो बताया दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव में बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती, पर इतना यहाँ टाइम है क्या, नहीं है. हमको तो रेडीमेड एंटीबॉडी चाहिए. मतलब कैसा है, पैसिव इम्यूनाइजेशन. तो पैसिव इम्यूनिटी वुड बी प्रोवाइडेड इन दिस केस. हुआ क्लियर? मूव करें अगले क्वेश्चन पे. The population of a metro city experiences fluctuation in its population density over a period of time. बहुत बढ़िया. तो population density किससे डिनोट होता है मैम, n से. अच्छा ये किस पे डिपेंड होता है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड होता है मैम, 4 जो हम पढ़ चुके हैं डायग्राम बेस में. कौन कौन से मैम, 2 एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो तुम्हारी पॉपुलेशन डेंसिटी है उससे 2 ऐड हो सकते हैं, और 2 सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रहती हैं. तो जल्दी से पहले बताओ एडिटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है मैम, या तो कोई पैदा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, बर्थ रेट, या फिर नेटेलिटी. तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई, या फिर मैम कोई माइग्रेट करके इस जगह आ गया जिसको हम क्या बोलेंगे, इमिग्रेशन. ठीक है, अब 2 सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि फ्लक्चुएट बोला है मतलब बढ़ भी गई और कम भी हो गई. तो कम किसकी वजह से हो गई मैम, कोई मर गया, डेथ रेट, जिसको क्या बोलते हैं, मोर्टालिटी. या फिर मैम कोई यहां से चला गया, माइग्रेट कर दिया, एमिग्रेशन. हाँ बिल्कुल सही. चलो याद आ गया, ये तुम्हारी बुक का डायग्राम है, मैंने बताया था ये कभी कभी आंसर को सपोर्ट करने के लिए भी ड्रॉ किया जा सकता है. तो हो सकता है इस केस में तुम ये ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, चलो देखते हैं. व्हेन डज द पॉपुलेशन इन अ मेट्रो सिटी टेंड टू इंक्रीज. इंक्रीज मतलब क्या, एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कब ये चीज इंक्रीज होगी, मतलब बेसिकली बर्थ रेट और इमिग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं. देखो आंसर, द पॉपुलेशन इन द मेट्रो सिटी विल टेंड टू इंक्रीज व्हेन नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन मतलब कोई माइग्रेट करके दूसरी जगह पे यहाँ के बस गया, विल बी हायर. दूसरा देखो, व्हेन डज द पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटी टेंड टू डिक्लाइन मतलब कम हो गया, मतलब सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, या तो कोई मर जाए या तो कोई यहां से क्या चला जाए, चले जाए, एमिग्रेट कर जाए. देखो जरा आंसर, द पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटी विल टेंड टू डिक्लाइन व्हेन मोर्टालिटी, मरा हुआ है ना, मरा हुआ नहीं, डेथ रेट. ठीक है, एंड एमिग्रेशन विल बी हायर. ठीक है, ये तो इजी था. आगे देखते हैं. If n is a population density, वो तो हमको पता ही है n population density है, at a time t, write the population density at the time t plus 1. बेसिकली वो मतलब इक्वेशन पूछ रहे हैं, n किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर, और इन दोनों के सम के बराबर, पर ये सम इसमें से माइनस किया हुआ. ठीक है, चलो इक्वेशन देखते हैं. तो इसको जरा नोट डाउन करो कॉपी में. द इक्वेशन n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी एट t plus 1 इज इक्वल टू, एन टी मतलब पॉपुलेशन
पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू b क्या है, बर्थ रेट प्लस, अब दोनों जो एडिटिव प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे, दोनों सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे और सबट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी में से माइनस कर देंगे। तो बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन, ठीक है, रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। अब देखो वही उन्होंने दिया हुआ है कि एन टी प्लस वन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी प्लस वन, क्योंकि उन्होंने टाइम टी प्लस वन पूछा था, इज इक्वल टू एन टी, मतलब जो ओरिजिनल वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो, तो एन टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी। अब बी क्या है, बी रिप्रेजेंट नटलिटी, नटलिटी मतलब बर्थ रेट, नटलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। अब आई क्या है, आई रेफर टू एमिग्रेशन, मतलब कितने लोग मूव करके यहाँ आए हैं, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम टू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, ठीक है, ड्यूरिंग द कंसिडरेबल टाइम पीरियड। अब आगे क्या बचा, डेथ रेट या फिर मोर्टालिटी, और क्या बचा ई मतलब एमिग्रेशन, कि कितने लोग उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसी स्पीशीज को बिलोंग करने वाले इस जगह से दूसरी जगह चले गए। तो देखो आंसर, D represent mortality, mortality मतलब death rate, mortality is the number of death in the population during a given period। हुआ clear? E मतलब क्या है, E मतलब emigration, it is the number of individual of the population who left the habitat, जिन्होंने छोड़ के चले गए ये जगह, left the habitat and went elsewhere during the considered time period। हुआ इतना clear? Move करें अगले क्वेश्चन पे, चलो, नेम द इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट पूछ रहे, दैट अटैक कॉटन क्रॉप। तो जैसे ही कॉटन पढ़ोगे क्या याद आएगा मैम, बोलवर्म, बहुत बढ़िया। तो बोलवर्म से बचने का तरीका मैम बीटी कॉटन बना लो। बीटी स्टैंड फॉर मैम बैसिलस thuringiensis। तो क्या किया है इस बैसिलस thuringiensis से मैम, इनसे हमने जीन निकाल लिया है। उस जीन का नाम क्या है मैम, क्राई जीन है, जो 3 तरीके के हमने पढ़े हुए हैं, क्राई 1AB AC 2AB, ठीक है मैम। पर ये करता क्या है मैम, ये एक प्रोटीन क्रिएट करता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन बोलोगे तो क्राई कैपिटल में रहेगा। वो प्रोटीन क्या करता है मैम, ये प्रोटीन वैसे तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, पर जब इंसेक्ट इसको खाता है, इस प्रोटीन को कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम करने के बाद इसके गट में जाके जो अल्कलाइन पीएच रहता है उसमें हो जाता है वो एक्टिवेट, और एक्टिवेट होके उसके गट में ही क्या क्रिएट कर देता है, पोर क्रिएट कर देता है, होल्स क्रिएट कर देता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है और वो इंसेक्ट मर जाता है और हमारा प्लांट बच जाता है। याद आ गया? चलो देखते हैं अब क्या पूछ रहे हैं। एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप, हाउ हैज बीटी कॉटन प्लांट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एंड सेव द क्रॉप, एक्सप्लेन। बेसिकली जो भी मैंने सब कुछ बोला वही लिखना है। चलो आंसर देखते हैं। कॉटन बोलवर्म इज अ लेपिडोप्टेरन larvae which is notoriously known as a major pest of cotton bolls। अब याद करो, ये क्वेश्चन को अगर उनको मॉडिफाई करना है, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, जो मैंने डायग्राम बेस में बताया था। एक में नॉर्मल कॉटन दिया हुआ है और 2 में जो कॉटन दिया हुआ है जो खराब कर दिए किसने, बोलवर्म ने। तो हो सकता है इतना ना लिख के वो वही डायग्राम उठा के दे दे और बोले आइडेंटिफाई एंड व्हाट आर द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ डैमेज, तो उसमें भी यही आंसर आएगा, ठीक है। विच इज नोटोरियसली नोन एज अ मेजर पेस्ट ऑफ कॉटन बोल। बीटी कॉटन प्लांट आर जीएमओ, जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसमें क्या किया है, किसी दूसरे का जेनेटिक मटेरियल लिया है, इसमें डाल दिया है। अब ये दूसरा कौन है इसके, इसमें मैम बीटी ही है, बैसिलस thuringiensis। देखो अब आगे, ठीक है। जीएमओ कंटेनिंग द एक्टिव क्राई जीन, याद रखना जीन लिखोगे तो हमेशा स्मॉल में लिखो और जब प्रोटीन लिखोगे तो सब कैपिटल में लिखो। फ्रॉम बैसिलस thuringiensis which leads to the production of inactive insecticidal protein। अब ये रहेगा कैसे, इनएक्टिव, पर एक्टिव कब बनेगा, जब उस इंसेक्ट की गट में जाएगा, which become active and functional due to alkaline pH in the gut of the lepidopterans, ठीक है, larvae। This happen when the pest larvae feeds on the GMO BT crop which produce the inactive toxin as produced by Bacillus thuringiensis। इतना हुआ क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पर कहानी यहीं तक थी क्या? नहीं मैम, आपको बताना है कि वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है। तो देखो, द फंक्शनल प्रोटीन इनसाइड द लार्वे गट बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियम लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पोर इन देम। ड्यू टू दिस मिडगट एपिथेलियम सेल ऑफ द इंसेक्ट लार्वे स्वेल अप एंड लाइज लीडिंग टू डेथ ऑफ द लार्वे इटसेल्फ। दिस वे इट लीड टू कंट्रोल ऑफ द मेजर इंसेक्ट पेस्ट कॉटन बोलवर्म। हुआ क्लियर? आई कहानी समझ में? तो बेसिकली अगर उन्होंने पिक्चर दे दिया या इस फॉर्म में पूछा तो अपन को आंसर अपना तो वही चलने वाला है।
हुआ क्लियर? आगे मूव करें तो चलो आगे, मतलब एक और पार्ट है, सब पार्ट तो देख ले क्या बोल रहा है। राइट द रोल ऑफ जीन CRY1AB। तो देखो वो जीन पूछा कि बताओ इस जीन का काम क्या है। तो CRY1AB जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ द कॉर्न बोरर जस्ट लाइक द वे CRY1AC कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म। तो याद रखना है कि CRY1, अभी तुमको याद रखना पड़ेगा कि CRY1AC किसका कंट्रोल कर रहा है? बोलवर्म का, जो कॉटन के लिए है, ठीक है। और दूसरा अगर यही सब कुछ लिखा है पर 1A भी लिखा हुआ है तो वो क्या कंट्रोल कर रहा है? तुम्हारा कॉर्न बोरर्स को कंट्रोल कर रहा है। ये अलग अलग पेस्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, ठीक है। मूव करें, तुम्हारे बुक में 3 जीन दिए हुए हैं, ये और एक और, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा सेट 1 दिल्ली का 2020 का होता है खत्म। तो क्या करोगे? जो भी पुराना रिवाइज करना है तो हमें गूगल पे जाना है, www.magnetbrains.com टाइप करना है, ऐसा होम पेज आएगा, अपना ग्रेड सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद चैप्टर सिलेक्ट करना है और सुनते चलना है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलूंगी मैं अगली क्लास में अगले सेट के साथ, 2020 के ही सेट के साथ, बट ऑल इंडिया लेवल के साथ, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी hard.